Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of how to use various monetary measures in order to solve the problem of excess and deficient demand. So in the last few lectures we discussed about what is monetary policy and what are the various instruments of monetary policy. In the last few lectures we discussed about the quantitative measures of monetary policy like the bank rate, CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, and open market operation. And in the qualitative measures of monetary policy, we discussed about the rationing of credit, margin requirement of loan, publicity, direct action, and moral suasion. So totally there are 11 instruments of monetary policy. Out of those 11, 6 are the quantitative measures and 5 are the क्वालिटेटिव मेजर. सो इन टुडेज लेक्चर हम बात करेंगे इस बात की कि हम कैसे इन 11 के 11 जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक डायग्राम से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. अगर सपोज कीजिए कि आपके पास आपको इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड और आपको जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, तो हम उसमें क्या करेंगे. ये जो मैं यहाँ पे अभी डायग्राम फ्रेम करने वाला हूँ ये हम ऑलरेडी जब हमने फिस्कल मेजर्स किए थे तब मैंने ऑलरेडी ये चीज बनाई थी. अब हम इसको फिर से देखेंगे, डायग्राम वही रहेगी, जस्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अब मॉनेटरी मेजर्स के अकॉर्डिंगली जो है हमने करनी है. कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल इक्विलिब्रियम बनाएंगे जो हम हमेशा की तरह एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो बनाया करते हैं. हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस पे हम एग्रीगेट डिमांड लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम एग्रीगेट सप्लाई लेंगे. एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कुछ मर्जी ले सकते हैं, सिनोनिम्स हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी अ 45 डिग्री कर्व. तो हम 45 डिग्री पे वो जो कर्व है उसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे. फिर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम कहेंगे कि नाउ देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. सो वहां पे जाके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी. मतलब हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो पॉइंट होगा हमारा एफ पॉइंट. अब एफ पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो आपके यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, दैट इज ओ एन. अगर हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट आए, फॉर दैट आर एग्रीगेट डिमांड विल बी ADF. सो अगर ADF है तो वो क्या कर रही है कि जो भी हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस इज अ डिजायरेबल situation for every type of economy, either it's a developed economy or it's a developing economy or it's a underdeveloped economy. सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ADF होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो आना चाहिए. बट अगर सपोज कीजिए कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ADF नहीं है, जो एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड है वो है ADU. तो ये ADU क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की जो एग्रीगेट डिमांड है उसके नीचे, इसके नीचे मतलब अब डिमांड क्या है, कम है. अगर डिमांड कम है तो उसने क्या किया, जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी के अंदर N1 लोगों को काम मिलेगा. इट मींस कि N1N जो है वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है. मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि देखो यूटिलाइज होंगे तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होंगे तो सप्लाई भी होगी. सप्लाई क्यों होगी, जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सप्लाई क्यों करेगा, वो ये कहेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिमांड है F होनी चाहिए. एक्चुअल में जो डिमांड है वो U है, तो जो FU है
ये क्या है, ये इकोनॉमी के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है। मतलब डिमांड इतनी कम है, तो अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं सप्लाई क्यों करूं। तो अगर इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो एडीयू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इकोनॉमिस्ट क्या बनती है कि हम ऐसे मॉनेटरी मेजर्स सजेस्ट करें, जैसे हमने फिस्कल मेजर्स सजेस्ट किए थे वैसे ही हम कुछ मॉनेटरी मेजर्स सजेस्ट करें, जिससे क्या हो कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो और वो एडीएफ जो है वो बन जाए। अब सोचने वाली बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक्चुअली देखो अब लोग जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं एडीयू। मतलब अब केन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हम बोलते हैं या हम क्या करते हैं, हम इनकम कहते हैं, तो दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब अगर आप देख रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। इट मींस देयर इज एग्रीगेट डिमांड, देयर इज इनकम, तो दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अगर नेगेटिव होता तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती। अभी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज हो तो हमें लोगों को ज्यादा इनकम जो है वो देनी पड़ेगी। मतलब लोगों के हाथ में हमें मनी पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे यूज करेंगे जिसमें क्या हो कि लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आए। अब वो कैसे ज्यादा आएंगे वही हमारा आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। अब अगर सपोज कीजिए कि अगर ये डेफिशिएंट डिमांड नहीं है और आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज एडीई। अब ये क्या है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए आपको एडीएफ। अब एडीएफ तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है, आपके पास है एडीई। अब यहां पे जाके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो कांस्टेंट हो गई। अब एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज होके पहुंच गई यहां पे, तो मैं कहूंगा कि ईएफ ये क्या है, ये इकोनॉमी के अंदर मिलने वाली एक्सेस डिमांड है। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड है तो इसका भी कोई अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड है तो इस केस के अंदर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स वो इंक्रीज नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। तो इससे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट आया तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कांस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सप्लाई कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, बट डिमांड इंक्रीज हो गई। इट मीन सिचुएशन ये रहेगी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी। तो उस केस में इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जिसका जो जो पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2, इससे इकोनॉमी के अंदर वेज प्राइस स्पाइरल शुरू होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इकोनॉमिस्ट ये बन जाती है कि हम ऐसे मॉनेटरी मेजर्स सजेस्ट करें जिससे क्या हो कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो क्या हो सके, वो कम हो सके। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब सोचो कि अगर लोगों के पास एग्रीगेट डिमांड करने के लिए पैसे बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखो, वो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इट मींस कि उनके पास जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा है, तभी तो वो एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। तो हमें ऐसे मॉनेटरी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सकें, लोगों के हाथ से वो जो पैसे हैं वो हम ले सकें। अगर हम लोगों के हाथ से पैसे ले लेंगे तो क्या होगा, अब उनके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो वो डिमांड कहां से करेंगे। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो कम हो जाएगा और हम वापस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। सो हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए जब हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम मॉनेटरी मेजर्स को यूज कर रहे हैं, सो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अगर एक्सेस डिमांड है तो लोगों के हाथ से मनी लेनी है, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो लोगों के हाथ में मनी देनी है। बस अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो जितने भी मेजर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो क्या होगा, उनको आगे इंप्लीमेंट करना जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं, अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड को सॉल्व करने के लिए वन बाय वन हमने जितने भी मॉनेटरी मेजर्स डिस्कस किए थे उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, मेजर्स टू करेक्ट
प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। भी हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। तो मेजर्स कौन से, अब याद रखना जो हमने मेजर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, मॉनेटरी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फिस्कल मेजर्स जो हैं वो देख चुके हैं। तो टॉपिक रहेगा मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजर्स आने वाले हैं, नंबर 1 वो कौन से होंगे, वो होंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो हम सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 6 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। नंबर 1, अब क्वांटिटेटिव मेजर में क्या आएगा, सबसे पहले था उसको हमने नाम दिया बैंक रेट। ओके, अब बैंक रेट क्या था, साथ के साथ इसको रिवाइज भी करते जाते हैं। तो जब मैंने बैंक रेट कराया था तो मैंने कहा था कि आप इसको इतना इजी याद रख सकते हैं कि जो भी आपके बैंक है, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और द कैनरा बैंक और द बैंक ऑफ इंडिया और द एक्सिस बैंक और द HDFC और द जो भी इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या है, वो एक तरह के शॉपकीपर है। तो मैंने कहा था आप इनको शॉपकीपर समझिएगा। तो क्या होगा अगर ये शॉपकीपर हैं, तो एक शॉपकीपर का काम क्या होता है, और एक शॉपकीपर जो है ना ये भी कौन है, ये रिटेलर है। रिटेलर मतलब जो रिटेल में चीजें बेचते हैं। रिटेल क्या होता है, 1 करके जो चीजें बेचते हैं ये वो रिटेलर्स हैं। तो अगर ये रिटेलर हैं तो क्या होगा, अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमने एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करना है बाय यूजिंग बैंक रेट। अब कैसे करेंगे, तो अब ये जो रिटेलर हैं ये क्या करते हैं, ये होलसेलर से सामान लेते हैं। अब हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं अगर वो रिटेलर हैं तो फिर होलसेलर कौन है, होलसेलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, होलसेलर से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सामान लेते हैं। अब कौन सा सामान लेंगे, पैसे, ठीक है, अब कुछ छोले कुलचे तो लेंगे नहीं, तो पैसे लेने उसने। तो अब क्या होगा, अब इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेने हैं, लेके उसको आगे अपने कस्टमर्स को जो कि आप लोग हैं आपको पैसे दे देने। सो अब ये क्या करते हैं, जिस रेट पर, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जिस रेट पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, और जिस रेट पर आपको देते हैं वो है इंटरेस्ट रेट। तो हमने बात की थी कि बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट जो है उनमें एक गैप होता है। क्यों गैप होता है, क्योंकि जो रिटेलर है जिस रेट पर वो होलसेलर से चीज परचेस करेगा अपने कस्टमर को, उस रेट पे तो वो देगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। सो बैंक क्या करते हैं, बैंक रेट पर, आई एम रिपीटिंग अगेन माय वर्ड्स, बैंक क्या करते हैं, बैंक रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट पर आगे कस्टमर को लोन दे देते हैं। तो हमने बात की थी कि अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं तो इस टाइम पर बैंक रेट जो है वो है 4.25%। मतलब जो बैंक्स हैं उन्होंने क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 4.25% पे लोन ले लेना है, लेके तो उन्होंने क्या करना है, आगे अपने कस्टमर्स को मान लो 10% पे दे देना है। मान लो आप चले गए बैंक से लोन लेने, तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा अच्छा होम लोन लेना है, 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो वो जो 10% लगेगा, व्हाट इज दैट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। तो आपको इंटरेस्ट रेट पे जो है वो क्या होगा, वो लोन मिल जाएगा। सो ये जो 4.25% है दिस इज द बैंक रेट, और ये जो 10% है दिस इज द इंटरेस्ट रेट। हो गया। अब क्या हो, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर। सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है, ये हमारी सिचुएशन 1 हो गई, डेफिशिएंट डिमांड की। अब जब डिमांड डेफिशिएंट है मतलब डिमांड कम है, और रिजर्व बैंक चाहता है कि लोग जो हैं वो क्या करें, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो ज्यादा करें।
अब ज्यादा कैसे करेंगे? मान लो कि आप अपनी एग्जांपल लो, भी आपने कार लेनी थी, आप बैंक के पास गए, तो बैंक ने आपको बोला कि अच्छा कार लेनी है, 10% इंटरेस्ट लगेगा। आप कहेंगे कि अगर मैं मान लो 3 लाख का लोन लेता हूं तो 10% के हिसाब से 30,000 इंटरेस्ट हो गया, जो मुझे एवरी ईयर जो है वो भरना पड़ेगा। विद 3 लाख का 10% के हिसाब से 30,000 इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं पर मंथ लगाऊं तो 2,500। आप कहेंगे नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा है, रहने दो, इतना नहीं। जो कार जो है जो 3 लाख रुपए वाली है वो मुझे 3,30,000 में पड़ेगी, छोड़ो परा, मैं लेता ही नहीं। तो आप कार की डिमांड नहीं करोगे। अब रिजर्व बैंक चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो डेफिशिएंट है, आप डिमांड करो। अब वो चाहता है आप बैंक से जाके लोन लो, तो वो क्या करेगा? अब आप बैंक से लोन लेने के लिए रेडी कब हो? क्योंकि 10% पे तो आप रेडी है नहीं। आप कहते हैं कि अगर मुझे 5% पे मिल जाए ना तो ले लूंगा। भी अगर 3 लाख रुपए का लोन लेता हूं उसके ऊपर मुझे 30,000 का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, इतना नहीं मैं भर सकता। पर हाँ अगर 15,000 इंटरेस्ट हो, 5% हो तो ले लूंगा। अब रिजर्व बैंक ने क्या किया? बैंक को बोला, रिजर्व बैंक ने बैंक को बोला कि यार अगर वो 10% पे तेरे से लोन नहीं ले रहा है तो 5% पे दे दे उसको। अब बैंक कहेगा कि सर 5% पे कहां से दे दूं, 4.25 पे तो आप मुझे दे रहे हैं, उसको 5 पे दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तब रिजर्व बैंक उसको बोलेगा ऐसा करते हैं, डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर वो कम है, हमने डिमांड को इंक्रीज कराना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं तेरे को सस्ता देता हूं, तू आगे सस्ता दे दे। क्योंकि सोचो अगर एक जो रिटेलर है अगर उसको होलसेलर से चीज सस्ती मिलेगी तो आगे अपने कस्टमर को भी सस्ती देगा। तो बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक ने ये जो बैंक रेट थी वो 4.25% से कम करके कर दी 1%। मतलब जो एक बैंक को रिजर्व बैंक से 4.25% पे लोन मिल रहा था, अब वही लोन उसको मिल रहा है 1% पे। यानी अब उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना जो है वो हो गया पहले से सस्ता। तो अब उसने क्या किया, वो कहता है अगर मुझे चीज सस्ती मिलेगी तो मैं भी सस्ती कर दूंगा। तो उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करके कर दिया 5%। यानी अब आप चले गए, यानी जो लोन पहले आपको 10% पे मिल रहा था अब वही लोन आपको 5% पे मिल रहा है। तो अब आपके लिए लोन लेना क्या हो गया, सस्ता। अब अगर आपके लिए लोन लेना सस्ता हुआ तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखो जी अब तो लोन लेना हो गया बहुत सस्ता। ठीक है, अब तो लोन लेना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। भी पहले लोन मिल रहा था 10% पे, अभी मिल रहा है 5% पे, सस्ता हो गया, तो लोन ले लो। अब आपने बैंक से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। अब अगर आपने लोन लिया है तो आप उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चलो पहले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे थे, अभी आपने 5% देना है, पर देना तो है, आपने इंटरेस्ट देना तो है बैंक को। अगर आपने उसको घर पे रख लिए पैसे, भी आपने 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन लेके उसको घर पे रख लिया, अब मतलब को वो अंडे तो देगा नहीं, बिलो जी 5 लाख रुपए रख ले हैं, 1 साल के बाद 5 लाख के अपने आप जो है वो क्या होगा 6 लाख रुपए हो जाएंगे। अब उसने अंडे तो देने नहीं, तो क्या होगा, आपको उसको किसी न किसी काम में लगाना पड़ेगा। भी आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेके जो भी आपने अमाउंट में लोन लिया आप उसको किसी न किसी काम में लगाएंगे, ये सोचकर कि अभी बैंक को हमने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो हम किसी ऐसे काम में इसको लगाएं जहां पर हमें 5% से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मिले या प्रॉफिट मिले हमें 5% से ज्यादा। क्या कि हम क्या कर सके, मान लो आपने किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां पे आपको 12% का प्रॉफिट हुआ, तो 12% में से 5% तो बैंक ले गया, बाकी बचे 7% वो आपके। सो अब क्या होगा, जब आप उस पैसे को किसी न किसी काम में लगाएंगे तो उसमें आप किसी न किसी चीज की डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा, अब आप डिमांड कर रहे हैं, सो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।
अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए, उसको जो बैंक रेट है वो कम कर देनी चाहिए। अगर वो बैंक रेट कम करेगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना जो है वो सस्ता हो जाएगा। वो पहले से कम लोन लेंगे, सॉरी सस्ता हो जाएगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा लोन देंगे भी। तो क्या होगा, लोगों ने ज्यादा लोन लेना शुरू कर देना है। लोग ज्यादा लोन लेंगे तो क्या करेंगे, उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। उससे इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो क्या होगा, राइज हो जाएगा और आपकी जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम है वो क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, अब अगर हम इसी का इनवर्स देखें, अगर सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, यानी अब जो आपकी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, पहली बात तो ये याद रखना कि एक्सेस डिमांड हम सिर्फ तभी बोलेंगे जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रॉस करेगा, तभी एक्सेस डिमांड है। वैसे कोई एक्सेस डिमांड नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तक तो क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज फुल इलास्टिक। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अभी तक नहीं आया है तो जितनी भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हम मान के चलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुली इलास्टिक है, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई उतने ही अमाउंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रॉस की तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, सारे लोगों को काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट है नहीं उसके बाद, क्योंकि अब तो जितने लोग थे सबको काम मिल चुका है, कोई बंदा बेकार है ही नहीं। तो अब आपकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी पर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेंगे। अब बैंक चाहता है कि अब लोग ना डिमांड कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। जो रिजर्व बैंक है वो ये फील करता है लोग डिमांड जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। जरूरत किस बात की है, फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें अब उसकी डिमांड को कम कराना है। मतलब वो चाहता है कि लोगों के पास पैसे बहुत है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, अब हमने उसके हाथ से पैसे खींचने। नंबर 2, हमने उसको पैसे देने भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। रिजर्व बैंक ने क्या किया, जो बैंक रेट थी 4.25%, मान लो उसके बढ़ा के कर दिया 10%। अब सोचो क्या होगा। अब जो एक कमर्शियल बैंक था जो कि एक रिटेलर है, उसको जो लोन मिल रहा था बैंक से 4.25% पे, अब उसी को रिजर्व बैंक से लोन मिल रहा है 10% पे। मतलब एक रिटेलर के लिए एक होलसेलर से चीज परचेस करना हो गया पहले से महंगा। अगर वो पहले से महंगा हो गया तो क्या करेगा, अब वो कहता है भैया मुझे खुद को ही 10% पे मिल रहा है, पहले तो 4.25 पे मिलता था तो मैं 10% पे आगे दे देता था, अब मुझे खुद को 10% पे मिल रहा है तो मैं तो भैया अब ना 16% से कम देने की हालत में नहीं हूं। तो उसने क्या किया, बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट थे वो 4.25% के बेसिस पे थे 10%, अब 10% के बेसिस पे है 16%। क्लियर। तो अब बैंक ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ा के कर दिया 16%। अब आप पहुंच गए बैंक में लोन लेने के लिए, आपने बैंक को कहा कि लोन चाहिए, हमने डिमांड करनी है, तो बैंक कहता है कि देखो जी इंटरेस्ट लगेगा 16%। आप कहेंगे पहले तो 10% लग रहा था, अब 16% लग रहा है, ये तो महंगा हो गया। अब आपके लिए जो भी आपका कमर्शियल बैंक है उससे लोन लेना हो गया पहले से महंगा। मतलब अब आप पहले से महंगे रेट पे इंटरेस्ट पे लोन लेंगे तो आप क्या सोचेंगे, अब कोई भी चीज महंगी हो जाएगी सपोज करो मार्केट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पहले से कम खरीदेंगे। तो आप कहेंगे रहने दे भैया, इतना तो प्रॉफिट नहीं है जिस काम में पैसे लगा रहा हूं, क्योंकि 10% पे मिल रहा था, चल ठीक है फिर भी काम चला रहा था, अभी 10% बैंक को दे रहा था, तो जिस काम में मैं लगा रहा था वहां से 15% मिल रहा था, तो 15 मिला, 10 बीच में से बैंक को दे दिया तो 5 मेरा। अब बैंक की 16% ले रहा है तो मेरे तो पल्ले से जाएंगे। आप कहेंगे रहने दे, इतने तो प्रॉफिट नहीं है मार्केट में जितना बैंक लोन पे इंटरेस्ट ले रहा है, रहने दे, हम नहीं लोन लेते बैंक से। तो आप क्या करेंगे, आप लोग बैंक से लोन लेना जो है वो कर देंगे पहले से कम। अब अगर आप पहले से कम लोन लेंगे, अब आपके हाथ में पैसे कम, अगर आपके हाथ में पैसे कम तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे पहले से कम। अब जब आप पहले से कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व।
सो अब क्या करना चाहिए, अगर हम बैंक रेट को एज अ क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड यूज करना चाहते हैं, तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक को बैंक रेट को कम कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, पैसा उनके हाथ में ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसे आएंगे, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उल्टा अगर एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट को बढ़ा देना चाहिए। अगर बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक बैंक के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। वो आगे अपने कस्टमर को महंगा लोन देगा। क्या होगा, लोन लेने महंगे हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो हाथ में पैसे कम होंगे, हाथ में पैसे कम होंगे, क्या होगा, डिमांड कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। So this is how we can use the bank rate policy as a measure to correct the problem of excess demand and the deficiency of demand. Number 2 जो हमारा मेजर है बैंक रेट के बाद वो क्या है, वो है सपोज करो कि CRR। अब सेकंड में हम CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो हम इसको यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखो अब सीआरआर क्या था, मैंने आपको जब ये मॉनेटरी मेजर्स कराए थे तब मैंने कहा था कि सीआरआर को एसएलआर के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि सीआरआर अलग चीज है, एसएलआर अलग चीज है। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो एक कमर्शियल बैंक को ऑन डेली बेसिस जो भी उसके पास पैसे आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है एज अ डिपॉजिट, एज अ सिक्योरिटी। और वो क्यों रखना पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी बात की थी कि अगर कल को बैंक फेल हो गया तो रिजर्व बैंक जो है उसके पास उस बैंक के सीआरआर की फॉर्म में डिपॉजिट पड़े होंगे। तो अब क्या होगा, अब जो रिजर्व बैंक है वो क्या करेगा, जिस बैंक के अंदर वो जो बैंक फेल हुआ है उसको मर्ज करेगा, तो उसको यहां से पैसे निकाल के दे देगा कि लो जिस बैंक को इतना घाटा पड़ा था उसको हम आपको पूरा कर रहे हैं, बाकी उसके कस्टमर आप संभाल लो। ठीक है, सो अब सपोज करो कि अब सीआरआर को हमने यूज करना है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रेजेंटली जो सीआरआर है वो है 3%। ठीक है, तो ये मैंने आगे भी कहा था जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे ये 3% है। तो आप जो रिजर्व बैंक की साइट है www.rbi.org.in आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये चेंज होती रहती है, जो जब चेंज होंगी तो न्यूज चैनल पे ये आ जाता है, नीचे से जो स्क्रॉल न्यूज है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सारे चेंज कर दिया, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। सो प्रेजेंटली ये चल रही है 3%। इसका मतलब कि अगर सपोज करो कि अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो प्रेजेंट सिचुएशन में हालात ये हैं कि अगर एक बैंक के पास मान लीजिए कि 100 रुपये आता है तो 100 रुपीज में से 3 रुपीज उस बैंक को रिजर्व बैंक के पास एज ए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, तो 3 रुपए तो बीच में से निकल गए। अब ये तो वो पैसे हैं जो बीच में से सेंट्रल बैंक ले गया, ये वो पैसे हैं जिनको हमारे कमर्शियल बैंक जो हैं वो आगे लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो रिजर्व बैंक ने ले जाने बीच में से। सो बीच में से गए 3 रुपीज, यानी प्रेजेंटली उस बैंक के पास 97 रुपये अवेलेबल हैं जिसको वो एज अ लोन लोगों को ऑफर कर रहा है कि देखिए जी 100 रुपए आए थे मेरे पास, 100 रुपए में से 3 रुपीज जो है वो तो आरबीआई ले गया सीआरआर की फॉर्म में, वो तो मेरे पास है नहीं, तो अब बाकी 97 अवेलेबल है, तो अब मैं आपको 97 का लोन देने के लिए रेडी हूं। अब सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो चल रही है डेफिशिएंट डिमांड की। अब इकोनॉमी के अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। अब अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो अब क्या करना चाहिए, अब जो रिजर्व बैंक है उसका पर्पस क्या है कि ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड जो इकोनॉमी के अंदर कम है, इसको बढ़ाना है। अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को जो लोन है वो पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे।
अब ज्यादा कैसे देंगे? अब ऑलरेडी बैंक चाहता है कि मैंने तो लोन ज्यादा देने हैं, रिजर्व बैंक कहता है ना, बीच में से 3 रुपए तो तू मेरे को दे दे। मानी रिजर्व बैंक जो है वो 3 रुपए तो खुद ही लेके जा रहा है। अब बैंक के पास अगर बचेंगे ही 97, तो वो तो लोन 97 का ही देगा, वो ज्यादा कहां से दे देगा? तो अब क्या करना चाहिए? अब जो रिजर्व बैंक है उसको सीआरआर जो है उसको कम कर देना चाहिए। कम करके मान लो कर दिया 1%। मतलब अब अगर एक बैंक के पास 100 रुपये आए, अब सीआरआर है पहले 3% थी, अब 1% है। मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि पहले आपको हर 100 रुपये के पीछे मुझे 3 रुपए देने थे ना, अब या मुझे सिर्फ 1 रुपया देना। यानी अब रिजर्व बैंक बीच में से लेगा 1 रुपया, तो बाकी उस बैंक के पास बचे 99 रुपीज। यानी पहले क्या हो रहा था, वो बैंक जो है वो लोन दे रहा था 97 रुपये के, अभी वो लोन देगा 99 रुपये के। यानी लोगों को जो लोन है वो पहले से ज्यादा दिए जाएंगे। अब अगर लोन पहले से ज्यादा दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आ जाएंगे पहले से ज्यादा। अब जब लोगों के हाथ में पैसे पहले से ज्यादा आएंगे तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अब जब वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा? तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए? अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो रिजर्व बैंक को सीआरआर कम कर देना चाहिए। मतलब बैंक्स को ये बोलना चाहिए कि आपको मेरे पास एज ए सिक्योरिटी, एज ए डिपॉजिट कम पैसे रखने की जरूरत है। आप अपने पास कम पैसे रखिए, ज्यादा पैसा लोगों को लोन की फॉर्म में दीजिए ताकि लोग लोन जो है वो ज्यादा ले सकें, इकोनॉमी के अंदर डिमांड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके और हम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकें। नंबर 2 उल्टा पकड़ो। अगर अब डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नहीं है, अगर सपोज करो कि अब इकोनॉमी के अंदर है एक्सेस डिमांड, यानी अब रिजर्व बैंक को लगता है कि जो बैंक है ना वो लोगों को लोन ज्यादा दे रहे हैं, तो लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं और डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि उसने फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अब जो डिमांड है उसने फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्रॉस कर लिया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सेस डिमांड। तो अब रिजर्व बैंक चाहता है कि डिमांड को कम कराना है। अगर डिमांड को कम कराना है तो क्या करना पड़ेगा? अब इकोनॉमी के अंदर लोगों को पैसे पहले से कम देने पड़ेंगे। अगर पैसे पहले से कम देंगे, अब जब लोगों के हाथ में पैसे ही कम होंगे तो डिमांड कहां से कर लेंगे? तो क्या करना चाहिए? अब रिजर्व बैंक को जो ये सीआरआर है, मान लो उसने इसको बढ़ा के कर दिया 10%। मतलब बैंक को बोला कि अब भैया अगर तेरे पास 100 रुपए आए ना तो बीच में से 10% यानी कि 10 रुपए तो तू मेरे को दे दे। यानी अब 100 रुपए में से 10 रुपए जो है वो तो रिजर्व बैंक ले जाएगा। मतलब बैंक के पास बचेंगे 90। यानी जो बैंक पहले 97 का लोन दे रहा था प्रेजेंट सिचुएशन में, और 97 पर एक्सेस डिमांड थी कि अगर जो कमर्शियल बैंक है अगर वो 97 रुपए का लोन दे रहे थे तो वहां पे एक्सेस डिमांड हो गई थी। तो अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया? सीआरआर को बढ़ा दिया। मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इस बात के लिए मजबूर किया कि अब आपको ज्यादा पैसे जो हैं वो मेरे पास रखने पड़ेंगे। अब अगर ज्यादा पैसे रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ेंगे तो लोगों को देने के लिए जो उसके पास बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? कम। यानी पहले 97 के लोन दे रहा था, अब 90 के लोन दे रहा है। यानी अब लोगों को लोन मिलेंगे पहले से कम, यानी लोगों के हाथ में पैसा आएगा पहले से कम। अब जब पैसा ही कम आएगा तो क्या होगा? डिमांड पहले से कम करेंगे। अगर डिमांड पहले से कम करेंगे तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। So this is how CRR can be used as a monetary measure to solve the problem of excess demand and the deficiency of demand. उसके बाद जो थर्ड मेजर है जिसको हमने नाम दिया था SLR। अब मैंने पहले बताया था SLR में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि CRR वो पैसे हैं जो एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते हैं एज ए डिपॉजिट। एसएलआर वो पैसे हैं या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो पैसे हैं जो एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं जिसको वो लोन नहीं दे सकता। तो हमने बात की थी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर
जो SLR है, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, एट दैट टाइम इट इज 18%। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, सो अगर एक बैंक के पास 100 रुपये आए, तो 100 में से 18 रुपीज तो उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, मतलब लोगों को देने के लिए उसके पास है 82 रुपीज। ठीक है, CRR क्या है? वो पैसे हैं जो एक कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं। SLR वो पैसे हैं जो उसको अपने पास रखने पड़ते हैं, वो भी वो किसी को नहीं दे सकता। तो अब वो कहते हैं कि रिजर्व बैंक ने बोला कि देख भाई 18% तेरी SLR है, यानी हर 100 के पीछे 18 तो तुझे अपने पास रखने हैं, ये तू किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आई डेफिशिएंट डिमांड की। अब इकोनॉमी के अंदर अब सोचो, जो बैंक है वो लोन दे रहे हैं 82 का, रिजर्व बैंक को लगा कि अगर 82 का लोन दे रहे हैं तो उसके ऊपर ना डिमांड जो है वो डेफिशिएंट है, डिमांड कम है। 82 जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ला नहीं पा रहा, अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोन ज्यादा देने पड़ेंगे। तो अब क्या करना चाहिए? जो रिजर्व बैंक है उसको जो SLR है, मान लो उसको कम करके कर दिया 10%। मतलब बैंकों को बोला अब 100 आए तो अपने पास 10 रुपये रखना, तो लोन देने 90 के। अब बैंक क्या करेगा? 100 में से अपने पास सिर्फ 10 रुपीज रखेगा, और पहले 82 के लोन दे रहा था, अब 90 के लोन देगा। जब 90 के लोन देगा तो लोन पहले से ज्यादा दिए जाएंगे। जब लोन पहले से ज्यादा दिए जाएंगे तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसे जो हैं वो ज्यादा आएंगे। अगर पैसे लोगों के हाथ में ज्यादा आएंगे, क्या होगा? ज्यादा डिमांड करेंगे, तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर डेफिशिएंट डिमांड हो तो SLR को क्या कर देना चाहिए? 18% से कम करके लेट इट बी 10% कर दो। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, ठीक है, अब 100 रुपये आए, यानी अब बैंक को लगता है कि अगर 82 के लोन दे रहे थे ना तो उस पर डिमांड एक्सेस थी, ज्यादा थी। अब डिमांड कम करानी है, डिमांड कम करानी है तो अब लोगों को पैसे कम देने पड़ेंगे। कम देने हैं तो वो क्या करेगा? उसने कहा ऐसा करो, ये जो है इसको कर दो 25%। भी अब अगर 100 रुपए आए तो उसमें से बैंक को अपने पास 25 रुपीज रखने पड़ेंगे, और अगर अपने पास 25 रखेगा इसका मतलब 100 में से 25 तो उसको अपने पास रखने पड़ने, यानी अब उसके पास कितने बचेंगे? 75। तो लोन कितने के देगा? 75 के। पहले 82 के लोन दे रहा था, अब लोन देगा 75 के। लोगों को लोन कम दिए जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, so these are the 3 quantitative measures. One is the bank rate, number 2 it's a CRR, number 3 is the SLR, which can be used as a monetary measure in order to correct the problem of excess demand and deficient demand. जो बाकी के अभी 8 रह गए वो हम उसको डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर. So we meet again in the next lecture. Till then it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.